बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पद्य पाठ एक फूल की चाह का प्रश्नोत्तर करा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको क, ख और ग तक 3 प्रश्न करा दिए हैं। आज घ और अंगा यानी आगे के प्रश्नों को कराऊंगी। तो घ प्रश्न मैं पहले पढ़ देती हूँ, आप अपनी पुस्तक से अपनी कॉपी में प्रश्न उतार लीजिए कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो जेल से छूटने के बाद 7 दिन के जेल के बाद सुखिया के पिता को उसकी बच्ची जीवित नहीं मिलती है, राख की ढेरी में के रूप में मिलती है, जिसके लिए उसने बहुत कष्ट उठाए थे। तो यही उसके उत्तर में लिखा जाएगा। तो मैं प्रश्न का उत्तर शुरू करती हूँ, आप भी शुरू करिए। प्रश्न के आगे घ डालिए, ग तक हो गया है। उत्तर है प्रश्न संख्या घ। तो उत्तर संख्या घ मैं लिख दे रही हूँ और प्रश्न आप अपनी पुस्तक से उतारिए। सुखिया के पिता को 7 दिनों के लिए कारावास 7 दिनों के लिए कारावास की सजा मिली। सात दिनों की जेल काटने के बाद जब उसका पिता छूटा तो घर पहुंचने पर अपनी बेटी को कहीं नहीं पाया। क्योंकि वह महामारी की चपेट में जीवन हो चुकी थी। उसे देखने की लालसा से वह सीधे शमशान की ओर भागा, जहाँ
उसके बच्चे रात के घेरे बन चुकी थी। तो घ प्रश्न का उत्तर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखे। केंद्रीय भाव यानी कि पूरी कविता का एक तरीके से सारांश होता है, जिसमें उसका मूल भाव होता है कि वो कविता के पीछे कथात्मक प्रवृत्ति क्या है, किस कारण लिखी गई है, उसका उद्देश्य क्या है, तो सब मिलाकर केंद्रीय भाव बनता है। तो ये प्रश्न थोड़ा लंबा होता है, इसमें सारी चीज़ें देनी होती हैं। तो मैं इस प्रश्न को लिखने चल रही हूँ, आप अपनी पुस्तक से प्रश्न उतारिए। उत्तर नंबर अंगा, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। इस कविता में कवि इस कविता में कवि ने उस युग की सबसे बड़ी समस्या छुआछूत को एक हृदय स्पर्शी हृदय स्पर्शी कथानक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। चलिए इतना मैं लिखने के बाद बाकी चीजें ऊपर लिखूंगी, तो आप उतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले कितने का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। मैं इसको रब करने चल रही हूँ। और इसी के आगे से लिख रही हूँ, अव्यक्त किया है। महामारी के प्रकोप से ग्रस्त अछूत कन्या के मन में देवी के प्रसाद का
प्रसाद का एक फूल पाने की, देवी के प्रसाद का एक फूल पाने की चाह मन में जाग उठी। उसने अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर की, प्रकट की, जाहिर की। बेटी को बीमार देख कर उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया और अज्ञात भय समा हुआ और भय समा गया और वह अपनी बेटी को देवी के प्रसाद का फूल देने की इच्छा से मंदिर में पहुंच गया। प्रसाद पाते ही उसे लगा उसका जीवन धन्य हो गया। परंतु वह मंदिर के आंगन, परंतु वह मंदिर के आंगन को पार ही नहीं कर पाया कि लोगों ने उसे पहचान लिया और अछूत कहकर मंदिर की पवित्रता नष्ट
चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल किनारे हूँ तो मैं ऊपर लिखूंगी मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का आरोप लगाकर मारा पीटा और न्यायालय तक पहुंचा दिया। जहां उसे सात दिन का कारावास दिया गया और उन्हीं 7 दिनों में उसकी बेटी उसकी बेटी को काल निकल गया। सदियों की तरह 7 दिन बिताकर जब वह लौटा तो उसकी राह की ढेरी बन चुकी थी। अछूत होने की जो सजा उसे मिली कि वह अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में भी न ले सका। समाज का यह घृणित रूप कवि ने चित्रित किया।
स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं इसे रब करती हूँ। चलिए अगला प्रश्न पढ़ती हूँ। तो अगला प्रश्न है, इस कविता में से कुछ भाषिक प्रतीकों और बिंबों को छांट कर लिखे। यानी कविता में जो बिंब विधान कवि ने बनाया है, उन पंक्तियों का बिंब विधान आपको लिखना है। तो सिर्फ उन पंक्तियों को लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें इसका अंधकार की छाया, वैसे ही इसमें पूछा है कि 3 से 5 जो है आप उस बिंब विधान को लिखिए। तो उत्तर नंबर 4 हो गया ये। उत्तर नंबर 4 प्रतीक और बिंब विधान। प्रतीक और बिंब विधान। तो पहला तो इसमें अंधकार की छाया लिखा ही है। दूसरा तो उसको मैं अगले कुछ उदाहरण को छोड़ देती हूँ। तो अगला लिखती हूँ, कितना बड़ा तिमिर आया। यानी काल जो अंधकार बन के आया था, उसके विकराल रूप का वर्णन। फिर क्या बाद जब प्रसाद पा जाता है तो उसका वर्णन है कि परम लाभ सा पाकर मैं। तीसरा हुआ, हुई राख की थी ढेरी। उसके बाद झुलसी जाती थी आंखें। आए फूल से कोमल बच्चे हुए राखी थी ढेरी। तो हो चुका है बच्चे। तो ये प्रश्न भी हो गया। अब मैं अगले प्रश्न पर आती हूँ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न बताती हूँ आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य। यानी अर्थ सौंदर्य आपको इसमें कविता का भाव प्लस उसका सौंदर्य, कि कविता में कौन सा सौंदर्य छिपा है। तो मैं 1 लिख देती हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा। तो सिर्फ मैं 1 कराऊंगी, 2 आपका होमवर्क होगा। तो मैं शुरू करती हूँ। इसको रब करूंगी, मैं ऊपर से लिखूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने ले लिया होगा। मैं इसको मिटाती हूँ, इसको रब करके मैं पंक्तियां हैं। मैं प्रश्न संख्या 2 का क है। प्रश्न संख्या 2 का क उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। पंक्तियां पढ़ दो पहले। पंक्तियां हैं कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती।
इसी का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आपको बताना है। तो कैसे लिखा जाएगा? तो आशय और अर्थ सौंदर्य मैं दोनों को मिला के लिख रही हूँ। आशय और अर्थ सौंदर्य या काव्य सौंदर्य लिखा जाता है, चाहे आप दोनों में से कुछ भी लिखिए। तो इन पंक्तियों से, इन पंक्तियों के, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है, कहना चाहता है कि, कहना चाहता है कि पुत्री से, पुत्री से बिछड़कर, बिछड़कर उसकी आंखों से, उसकी आंखों से निरंतर, निरंतर आंसू, आंसू बह रहे थे। आंसू बह रहे थे, फिर भी उसकी आंखें, आंखें एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी बिना, पल के लिए भी, एक पल के लिए भी उसके आंसू बंद नहीं हुए। अर्थात कवि कहना चाहता है कि, मतलब कुल मिलाकर कहना है कि उसकी बेटी से वो बिछड़ गया था, तो उसी को समझाने के लिए, अर्थात कवि कहना चाहता है कि 7 दिनों की सजा उसे सदियों के समान, सदियों के समान प्रतीत हो रही थी और उसके हृदय में, हृदय में अपनी, अपनी बेटी के लिए दर्द समाया था, क्योंकि वह बीमार थी। चलिए इतना उतारिए, फिर बाकी चीजें ऊपर लिखूं। संभवतः आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, 2 लाइन में ऊपर लिख देती हूँ।
बीमार थी और उसे अछूत होने की सजा मिली थी जिससे वह निरंतर 7 दिनों तक रोता रहा। तो कुल मिलाकर कवि ने यहाँ पर जो अछूत होने की समस्या को दिखाया है वो बताया गया है। इसके बाद के 2 और भाव और सौंदर्य लिखने के लिए कहा गया है, तो वो आपका होमवर्क है, एक मैंने करा दिया है। इसी तरह से आप बाकियों को करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।